उद्दात हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाया जाएगा और नेट और जेआरएफ का संपूर्ण कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाएगा बिना किसी फीस चार्ज के। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और चलते हैं अब हम अपनी क्लास की तरफ। चलिए, हमारी दूसरी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पे है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किस किसने किस नाम से साहित्य लिखा, उस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था। घासदास तासी जी ने लिखा था। और किस नाम से? इस्तवारदा ललितरेते एंदुएते हिंदुस्तानी नाम से। और ये कई बार पूछ लिया जाता है हमसे कि एंदुई का तासी जी का क्या अर्थ था। तो एंदुई का इन्होंने हिंदवी या हिंदी से लिया है और हिंदुस्तानी का इन्होंने अर्थ हिंदुस्तानी जो उर्दू के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। और घासदास तासी जी का यदि पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो गारसिन जोसेफ हेलिडोर तासी है। ठीक है, और ये देखिए कि इन्होंने घासदास तासी जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास का पहले पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वह किस भाषा में लिखा गया था। तो उसका उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो इन्होंने किया था वो कितने भागों में किया था। तो 2 भागों में किया था। पहला भाग तो इनका आया था 1839 में, ठीक है, और दूसरा 1847 के अंदर आया था। ठीक है, और हम बात करते हैं कि इन्होंने कुल कितने हिंदी कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने कुल तो वर्णन किया है कवियों का 738 कवि। कितने? 738 कवि। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के मात्र 72 कवि है। इसमें कितने हैं? 72 कवि। इसीलिए इसको खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना हिंदी और उर्दू के कवियों को मिक्स कर दिया है इन्होंने, इसलिए ये एक खिचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है ये एक खिचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है। पूछ भी सकते हैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हिंदी के अंदर अंगद से लेके और हेमंत तक के 72 कवि गिनाए हैं। हमें तो आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास को इतना पढ़ा है, अंगद या हेमंत नाम का कोई कवि हमारे सामने तो आया नहीं है। बाकी पता नहीं तासी जी ने कहाँ से इनको खोज निकाला। और यदि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, तो तासी जी ने लिखा था। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और हिंदी साहित्य का जो इन्होंने तासी जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। जो देखिए, मैं थोड़ा ट्रिक से याद करती थी पहले, जब मेरे को याद नहीं रहता। गार्स 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 दा, तो गार्स दा तासी, ये ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर भी रह है और इसके ऊपर भी रह है। तो मैं ऐसे याद करती थी क्योंकि जब वो मॉडर्न वर्नाक्युलर हिंदुस्तान के बारे में बात होगी, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो वहां पे आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहती थी। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कब किया था इन्होंने? 1952 ईस्वी में किया था। और किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने, ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया था। और मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो किस पद्धति से लिखा है। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। मैंने बताया था कल कि किसने किस पद्धति से इतिहास लिखा है। किसी ने पीछे की क्लास यदि नहीं देखी है तो कल वाली क्लास जरूर देखिए पीछे की। उससे आपको वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, कालानुक्रम पद्धति क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत हेल्प मिलेगी आगे के पोर्शन को आपको समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो देखिए कि घासदास तासी ने कोई काल विभाजन या नामकरण नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कुल 48 भागों में काल काव्य का स्वरूपों के बारे में निर्धारण किया है इन्होंने। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि तासी जी ने ना हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है उसमें उर्दू भाषा के कवियों पर
मूल रूप से इनका फोकस रहा है, केंद्र रहा है, क्योंकि जब 738 कवियों का इन्होंने वर्णन जो किया है उसमें सिर्फ 72 कवि ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, बाकी सारे कवि किसके हैं, उर्दू भाषा के है। इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने उर्दू भाषा के कवियों के ऊपर मूल रूप से फोकस किया था। इसका दूसरा जो संस्करण आता है, मैंने बताया था कि 2 भागों में आया था, तो दूसरा जो संस्करण आता है वो 1871 ईस्वी में आता है, और ये तीनों भागों में आया था। ये जो दूसरा संस्करण था ये 3 भागों में आया था, जो पहला संस्करण था वो 2 भागों में आया था, ठीक है। और ये पेरिस से प्रकाशित हुआ था। तब पूछ सकते हैं आप लोगों से, हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? प्रथम फ्रांस भाषा में लिखा गया था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पेरिस से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये थोड़ा मैंने नोट डाउन कर रखा है, ये कई बार भाषा सर्वेक्षण के बारे में पूछ लेते कि पहले पहले भाषा के ऊपर बात किसने की थी, भाषा सर्वेक्षण किसने किया था, तो ये ग्रियर्सन ने किया था। ये वैसे इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब देखते हैं कि गाशदा जो तासी है, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो ग्रेट ब्रिटेन की ओर से, जो आयरलैंड की जो प्राच्य जो साहित्य संस्था थी, उसके अनुवाद जो समिति थी ना, उसकी ओर से मुद्रित हुआ था पेरिस से, ठीक है। कहाँ से मुद्रित हुआ था? पेरिस से मुद्रित हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग। अब हम आगे बात करते हैं मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। इन्होंने, जो ये तासी जी है, इन्हीं के जो इतिहास ग्रंथ है उसी की नकल कहा जाता है, कि तासी जी के जो ग्रंथ है ना उसका फुअड अनुवाद है। फुअड अनुवाद इन्होंने इसके इनके मौलवी जी की जो अनुवाद जो इन्होंने किया था, तजकीरा शुअराई हिंदी, और ये कब किया गया था? 1848 ईस्वी में किया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा रफ कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब हम आगे बात करेंगे कि जो शिव सिंह सेंगर है, दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने, और किस नाम से लिखा था? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा था 1883 ईस्वी में। अब ये डीएसएसबी में क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि ये जो शिव सिंह सेंगर द्वारा जो शिव सिंह सरोज है वो कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था? तो वैसे तो इसकी डेट 1883 है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, उन्होंने इसकी डेट 1833 मानी है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये और ये दोनों डेट आती है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है, तो आपको 1833 को ठीक करना है। और यदि कोई भी नहीं है, किसी के भी आधार पे नहीं पूछा गया, वैसे ही पूछा है, दोनों डेट है, तो आपको इसको ठीक करना है। और किसी के भी आधार पे यदि नहीं पूछा गया है इस दोनों डेटों में से, अगर ये डेट है वो है नहीं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है शुक्ल के अनुसार चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हम पढ़ते हैं तो पहले ही पेज के ऊपर 1883 पे ये प्रकाशित हुआ था, ये बताया गया है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो भी ये शिव सिंह सरोज ही आएगा, क्योंकि जब तासी जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था वह किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था, ठीक है। इसमें इसको देखिए हाईलाइट में लेकर रखा है कि पहली बार विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किसने किया था? शिव सिंह सेंगर ने किया था। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि मैडम ये कैसे? तासी जी ने, तो देखिए मैंने बताया था कि 738 जो कवि उन्होंने बताए हैं उसमें सिर्फ 72 कवि हिंदी के हैं, बाकी किसके हैं? उर्दू के हैं। लेकिन क्या है, शिव सिंह सेंगर ने 103 कवि हिंदी के बताए हैं, और सारे कवि किसके हैं? हिंदी के। इसलिए कह सकते हैं कि पहली बार विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शिव सिंह सरोज में मिलता है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, हिंदी का प्रथम कवि, तो पुष्य या पुंड को मानना है। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। देखिए अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि हिंट से ना चीजें पकड़ने में थोड़ी आसानी रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ कि पुष्प है ना, वो किसके सिर पे है? शिव के, ठीक है। तो शिव ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना था? पुष्य या पुंड को माना था, क्योंकि तासी जी ने तो किसी प्रथम कवि का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रथम कवि का नाम ही नहीं लिया है उन्होंने।
और प्रथम कवि का नाम नहीं लिया, तो उनके अनुसार तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने हिंदी साहित्य की चर्चा की है कि प्रारंभ कब से हुआ है। तो ये सवाल भी यहीं से बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम साहित्यकार, तो जाहिर सी बात है जब गार्सदा तासी ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, उसमें किसका नाम नहीं बताया उन्होंने कि प्रथम कवि कौन है हिंदी का, तो वो तो चर्चा कर भी नहीं सकते। दूसरे आते हैं शिव सिंह सेंगर, तो उन्होंने प्रथम कवि की बात की है कि पुष्य या पुंड हिंदी के प्रथम कवि है, तो इसलिए कह सकते हैं कि हिंदी के प्रारंभ की पहल प्रथम बार किसने कहा था कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1713 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इसका हमारा उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। आगे हम चलते हैं कि किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो आपको पता है कि गार्सदा तासी हिंदुस्तानी नहीं थे और ना ही हिंदी भाषा में उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है, उनका फ्रेंच भाषा में था। शिव सिंह सेंगर है, ये हमारे भारतीय है और भारतीय भाषा हिंदी में, ये भी पूछ सकते हैं हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी का कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी क्या आएगा, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब क्वेश्चंस आप लोगों को बस पकड़ने की थोड़ी जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलते हैं आगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा था, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, किस नाम से लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और 1883 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। इसमें एक डेट और याद रखना, यदि 1889 हो, ये भी हो सकता है, और अलग अलग डेट क्यों, तो ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, लेकिन आप याद रखना। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया था, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले जो सर्वप्रथम लिखा गया था वो किस भाषा में, तो वो फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ठीक है, लेकिन यदि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा पूछा जाता है तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, पूछ लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे, तो आयरलैंड के निवासी। इन्होंने खड़ी बोली को देसी भाषा कहा है। देखिए ये ऊपर दे भी रखा है मैंने कि वर्नाक्युलर का मतलब इन्होंने देसी लगाया है। ठीक ठीक है, तो इन्होंने देसी भाषा को ही खड़ी बोली कहा है, और खड़ी बोली के लिए इन्होंने क्या नाम दिया है, वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर बोला है इन्होंने देसी भाषा के लिए। अब मैंने बताया था कि जब मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात आएगी, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था, कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो किशोरीलाल गुप्त ने किया था 1857 ईस्वी में। तो ताशी का किसने किया था, मैंने बताया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये देखिए ये मात्रा और गाश मैंने बताया था, ये और ये आप याद रखना। ठीक है, इससे थोड़ी आपको हिंट मिल जाएगी। और दूसरा मॉडर्न वर्नाकुलर, तो मॉडर्न कौन होते हैं, किशोर लोग जो होते हैं ना वो मॉडर्न होते हैं, तो याद रखिएगा किशोरी लाल ने मॉडर्न वर्नाकुलर का किया था, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसका किया था, गार्सदा तासी के हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और इन्होंने किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। अब जो ताशी जी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, पेरिस से प्रकाशित, पेरिस। ठीक है, लेकिन ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ये कहाँ से, एक विशेषांक के रूप में बंगाल की एसीसाइट सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था, और एक इतिहास ग्रंथ के रूप में ये 1889 के रूप में। ये मैं आपको बता रही थी अभी कि 1888 और 1889 दो डेट क्यों, यदि विशेषांक के रूप में यदि पूछते हैं तो आप ये डेट को लगाइए, ये एकदम ठीक है। और एक इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित ये 1889 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ से हुआ था, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से।
मतलब हिंदुस्तान से ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन था किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और ताशी जी का पेरिस से प्रकाशित हुआ था, किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में। ठीक है। यदि हिंदी का भाषा का यदि पूछते हैं तो किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहीं बीच में इसको नोट डाउन कर दिया। ये 1784 ईस्वी में कलकत्ता में। और किस के समय? वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर जनरल थे, उसके समय। अब ये वॉरेन हेस्टिंग नाम से कहानी लिखी है उदय प्रकाश ने, जिसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, पूरी कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्युलर, उसमें 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? सॉरी, 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्योंकि जो ताशी जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें तो किसी प्रथम कवि का या कब से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है इसकी किसी के ऊपर चर्चा नहीं की गई। उसमें सिर्फ कवि ही 72 कवियों का उल्लेख किया गया है हिंदी के। लेकिन हाँ, जो शिव सिंह सेंगर ने जरूर प्रथम कवि का नाम लिया है पुष्यपुंड के बारे में, लेकिन उन्होंने भी कोई काल विभाजन या नामकरण नहीं किया है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का। पहली बार प्रयास ग्रियर्सन ने किया है, काल विभाजन भी किया है और उनको नाम भी दिया है। ठीक है, अब काल विभाजन किया है तो इसी के आधार पे इनकी पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम पद्धति। मैंने बताया भी था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पीछे का वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको किसने किस पद्धति से लिखा है, क्या होती है ये पद्धति, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है, किसको कहा जाता है? द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। देखिए, मैंने बताया था कि वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया है वो गणपति द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा है? गणपति द्वारा। ठीक है, लेकिन ये पद्धति नहीं है, ये वैज्ञानिक इतिहास है। क्यों? क्योंकि इसमें कालानुक्रम और नामकरण दोनों का सही थोड़ा प्रयास किया है कि अलग अलग डिवाइडेशन करके और उनका नामकरण देने का, इसलिए ये प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। विशुद्ध रूप से यदि बात करते हैं, विशुद्ध मतलब शुद्ध रूप से बिल्कुल सही व्यवस्थित तरीके से अगर वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो वो तो रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास ग्रंथ होगा। हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हाँ, यदि हिंदी का साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रयास जरूर किए हैं। देखिए, जो ग्रियर्सन है ना, इन्होंने जो कालानुक्रम किया है ना वो 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11 भागों में। उसको थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। इन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण किया है वो 11 भागों में किया है, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रथम जो अध्याय इन्होंने दिया है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। ठीक है, चारण काल। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल नाम दिया है। तो यदि चारण काल के अंदर पूछते हैं आप लोगों से तो रामकुमार वर्मा से पहले इन्होंने चारण काल नाम दे दिया था। और दूसरा अध्याय इन्होंने 15वीं सदी का जो धार्मिक पुनर्जागरण है ना उसके बारे में बात की है। तीसरा इन्होंने जायसी जी का जो प्रेम की कविता। तीसरा इन्होंने जायसी की प्रेम कविताओं को। चौथा इन्होंने ब्रज कृष्ण संप्रदाय। और पांचवा मुगल दरबार।
और छठा अध्याय इन्होंने तुलसीदास, सातवां रीति काव्य। देखिए अब इन्होंने जो रीतिकाल है ना, रीतिकाल को क्या नाम दिया है, काव्य नाम दिया है। काल को काव्य कहा है इन्होंने, रीति काव्य कहा है, ध्यान रखिएगा, रीति काल नहीं कहा है। अब देखते हैं कि अव्यवस्थित सा लग रहा है कुछ, क्योंकि तुलसी जो है, जो भक्त कवि है, जो भक्ति काल में आते हैं, लेकिन इनको इन्होंने रीति काल के बाद रखा है। जो भक्ति काल के हैं उनको इसने क्या कहाँ रखा है, रीति काव्य के बाद रखा है, मतलब रीति काल के बाद रखा है। तो थोड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा है, इसलिए ये शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास नहीं आएगा। हाँ, वैज्ञानिक पद्धति इन्होंने जरूर थोड़ा सा ध्यान दिया था, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया है इन्होंने। फिर उसके बाद आता है 18वीं सदी, उसके बाद आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और आगे आता है 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद आता है विविध परिप्रेक्ष्य में अज्ञात कवि। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा थोड़ा। अब आगे चलते हैं। ग्रियर्सन ने जो चारण काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत जो मानी है, चारण काल से, ये कब की बात करते हैं, 643 ईस्वी की चारण काल। जब चारण काल जो ये जो पृथ्वीराज रासो वगैरह है, ये सभी चारण काल के अंतर्गत ही माने जाते हैं इन्होंने, जो आदिकाल जो हमें कहते हैं उसी को इन्होंने चारण काल कहा है। ठीक है, वहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत इन्होंने मानी है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत जॉर्ज ग्रियर्सन ने कब से मानी है, तो इस डेट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग का है। ठीक है, भक्ति काव्य को इन्होंने स्वर्ण युग का है। आगे चलते थे। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को बिजली की कौंध, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि भक्ति आंदोलन को बिजली की कौंध की भांति किसने माना है, त्वरित माना है, तो ये किसका आएगा, ग्रियर्सन का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम भक्ति काल में इसके बारे में खूब विस्तार से पढ़ेंगे भी। फिर आगे चलते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में रीति शब्द का प्रयोग व नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, ग्रियर्सन ने किया था। रीति का तो शब्द का उल्लेख तो इन्होंने किया है, लेकिन रीति काव्य कहा है इन्होंने, काल नहीं कह के काव्य कहा है, रीति काव्य, काल नहीं कहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी साहित्य इतिहास में किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अब इससे आगे चलते हैं हम मिश्र बंधु के ऊपर। किस पे चलते हैं, मिश्र बंधु। इन्होंने भी मैंने बताया था कि ये जो अपने जॉर्ज ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु दोनों ने ही कालानुक्रम पद्धति से इतिहास ग्रंथ लिखा है। इनके इतिहास ग्रंथ का मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद है, ये 3 भाई थे, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 भाई थे, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। इनका मिश्र बंधु विनोद कब आया था, 1913 ईस्वी में। डेट को ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके 3 भाग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो कब आ गए थे, 1913 में। तो देखिए 3 भाग, 3 लास्ट में क्या है, 3 और 3 भाग, तो 13 में 3 आ गए थे। अब चौथा जो भाग है 4 भागों में हुआ है, तो चौथा 4 और चौथा भाग 4 और चौथा, ये ध्यान रखिएगा, ये चौथा भाग कब, 34 में आया था। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था कि 3 भाई थे मिश्र बंधु, कौन कौन से थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है, कोई तीसरा नाम दे सकता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल है कौन नहीं है, तो श्याम बिहारी दे देंगे, सुखदेव बिहारी दे देंगे, और एक गणेश बिहारी की जगह कोई और दे देंगे, तो सुखदेव बिहारी दे देंगे, श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी की जगह कुछ और दे दे, ऐसे मतलब पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है ये सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं पूछा गया, पूछा भी गया है। अब देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने जहां से उसने ग्रियर्सन ने माना था, वहीं 643 ईस्वी से इन्होंने मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। अब ये एक ध्यान देने की बात है, नया तथ्य है बिल्कुल, कि मिश्र बंधुओं ने पहला गद्यकार या गद्य लेखक किसको माना है, तो इन्होंने पहला गद्यकार किसको माना है, गोरखनाथ को माना है। वैसे मैं आप लोगों को जब क्वेश्चंस करवाऊंगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से यही, तो वहां पे मैं ये सभी क्वेश्चंस रखूंगी, तो आप 2 बार रिपीट कर करके आप वीडियो देख लीजिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा सब।
क्योंकि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, और जब किसी का हाईलाइट किया हुआ और जब सुन लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। और इनका प्रिय कवि कौन है? देव। हम देखते हैं कि देव और बिहारी, बिहारी और देव जो विवाद चला था वो मिश्र बंधुओं ने ही अंक देके चलाया था, इसलिए इनका प्रिय कवि कौन है? देव है, क्योंकि इन्होंने देव को ही महत्व दिया है बिहारी से ज्यादा, जो देव और बिहारी जो विवाद चला था उसमें। अब देखते हैं कि मिश्र बंधु ऐसे साहित्यकार है जिन पर रीतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई दिखाई दे जा सकता है। इसमें लगभग 500 कवियों का, जो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है, इसमें कितने कवियों का? 500 कवियों का उल्लेख, हिंदी के 500 कवि, इतने ज्यादा कवि है कि इसको रामचंद्र शुक्ल ने का क्या कहा है? महाव्रत संग्रह का है। ठीक है, अब पूछे आपसे कि रामचंद्र शुक्ल ने किस इतिहास ग्रंथ को महाव्रत संग्रह कहा है, तो जाहिर सी बात है, जिसमें 500 कवियों का उल्लेख जहाँ पे मिलेगा, 5000 सॉरी 500 नहीं 5000 कवियों का जहाँ उल्लेख मिलता है, वहां पे उसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? महाव्रत संग्रह कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं कि मिश्र बंधुओं ने भी फिर काल विभाजन और नामकरण का थोड़ा प्रयास किया है, लेकिन इन्होंने एक ही काल विभाजन, एक ही काल के अंदर दो दो काल काल कर दिए इन्होंने। जैसे कि इन्होंने आरंभिक काल जब नाम दिया है पहले पहल, तो इसके अंदर इन्होंने दो और काल कर दिए, पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक नहीं, आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, और मध्य जो काल इन्होंने दिया है, मध्य काल के अंदर पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। ठीक है, फिर इन्होंने अलंकृत काल का है, अलंकृत काल में वही पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब ये देखिए कि जब हम इसका समय जो देखते हैं ना, तो ये 1881 विक्रमी संवत के जो आसपास आता है, तो ये रीतिकाल है। तो अलंकृत काल इन्होंने रीतिकाल के लिए कहा है। जब हम वो काल विभाजन करके जब हम रीतिकाल पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किसने किसको क्या नाम दिया है। ठीक है, अब ये है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल वही आधुनिक काल है जिसमें परिवर्तन आ रहे थे, उस समय के नाम को इन्होंने भारतेंदु काल, जो आधुनिक काल जो आया था, उसमें परिवर्तन काल का है इन्होंने। फिर आता है वर्तमान काल। ठीक है, इसके इस प्रकार इन्होंने मिश्र बंधुओं जी ने जो काल विभाजन और नामकरण किया है, इसमें एक ही काल के जो विभाजन किया है, उसके अंदर अलग अलग एक ही काल को दो दो अलग अलग भागों में इन्होंने बांट के काल विभाजन और नामकरण किया है। अब देखिए, इसके बारे में अभी बता रही थी आप लोगों की, इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में एक ही कालखंड को दो उपभागों में अध्ययन करने की पद्धति के जन्मदाता कौन है? वही मिश्र बंधु है। अभी बताया था जैसे कि उन्होंने आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल ऐसे बांटा है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक तो पदम सिंह शर्मा जी हैं। ठीक है, जिन्होंने 1907 में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना लिख के ये तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की थी। ठीक है, पदम सिंह शर्मा ने, थोड़ा ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को नीरस और करण कटु कहा है। किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है थोड़ा। लेकिन हाँ, अंक देख के, मैंने अभी बताया था कि अंक देख के जो तुलनात्मक जो पद्धति थी ना, उसके जन्मदाता मिश्र बंधु है। ठीक है, कौन है? मिश्र बंधु। जैसे इन्होंने देव और बिहारी लिखा था, जैसे बिहारी और देव, लाला भगवान दीन ने फिर बिहारी का पक्ष लेते हुए उन्होंने लिखा था बिहारी और देव। और कृष्ण बिहारी मिश्र है, उन्होंने देव को बड़ा मानते हुए देव और बिहारी लिखा था। ठीक है,